सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण आंसर, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या सहित समझ रहे हैं। क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में दिया गया? देखिए किसकी रचना है, ये सभी आगे जी की काव्य रचनाएं हैं और इनको जन्म वर्ष के हिसाब से काव्य का प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाना है। देखिए बावरा अहरी है इनकी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 57, आरी ओ करुणा प्रभा में 1959 और आंगन के पारद्वार सर 1961। देखिए ए ऑप्शन में ही बिल्कुल आपकी लगी हुई है। बावरा अहरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, आरी ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पारद्वार 1961 की रचना है और इसी प्रकार से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, बावरा अहरी 1954, आंगन के पारद्वार 1961 और आरी ओ करुणा प्रभा में 1959 की रचना है। भागते हुए क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, हम समझ के और एकदम याद करते हुए क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की काव्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। बावरा अहरी है 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, आरी ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पारद्वार 1961। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक है वो प्रथम तार सप्तक है, तो तार सप्तक की नहीं है। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक की नहीं है? प्रभाकर माचवे की हैं, शकुंतला माथुर, गिरिजा कुमार माथुर और नेमिचंद्र जैन। प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और नेमिचंद्र जैन तीनों तार सप्तक से संबंधित हैं। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पे दिए हैं आपके 4 कवि। मैं दोबारा से आपको जन्म वर्ष बता देती हूँ। प्रभाकर माचवे जी का जन्म 1917, शकुंतला माथुर है 22, गिरिजा कुमार माथुर और नेमिचंद्र जैन इन दोनों का जन्म है 1919, ठीक है। याद रखेंगे तार सप्तक से संबंधित कौन नहीं है, तो शकुंतला माथुर, क्योंकि शकुंतला माथुर हैं या इन्हें शकुंत माथुर भी कहा जाता है, शकुंत माथुर के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो इनकी रचना है वो द्वितीय सप्तक के अंतर्गत आएंगी, जिसमें दूसरे सप्तक के अंतर्गत आती हैं। देखिए शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक 1943 में संकलित नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक के अन्य कवि हैं अज्ञे 1911, रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, नेमिचंद्र जैन 1919, प्रभाकर माचवे 1917, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल इन दोनों का जन्म है 1919। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरे सप्तक में है? तीसरे सप्तक में पूछा आपसे केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, हरि नारायण व्यास और नरेश मेहता। पूछा जा रहा है आपसे कि 863 का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक से संबंधित है? तो देखिए केदारनाथ सिंह है वो तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। भारत भूषण अग्रवाल दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। हरि नारायण व्यास भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक से संबंधित हैं। हरि नारायण व्यास और नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक से संबंधित हैं, जबकि केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। बता देती हूँ मैं इनका आपको जन्म वर्ष। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 है। याद रखेंगे, बात को भूलेंगे नहीं आप, बार बार मैं बता रही हूँ। भारत भूषण अग्रवाल 1919 याद रखेंगे, क्योंकि भा 2 बार आ रहा है, भा और भू, तो भा 2 बार आ रहा है, तो देखिए भय और भय 2 बार आ रहा है, तो 19 2 बार आएगा। हरि नारायण व्यास 1924 और नरेश मेहता 1922 है, ठीक है। 1922 नरेश याद रखने की बात है, और मेहता, तो देखिए यहाँ पे मेहता, ठीक है, तो नरेश मेहता। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। हरि नारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के कवियों के विवरण इस प्रकार से हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 है जन्म, मदन वात्सायन 1922 है, विजय देव नारायण शाही 1924 है, कुंवर नारायण 1927 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी 1934 है इनका जन्म। निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में है? देखिए चौथे सप्तक का कवि पूछा जा रहा आपसे
विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, नंद किशोर आचार्य। तो देखिए चौथे शतक से संबंधित कौन है? नंद किशोर आचार्य। कौन है? नंद किशोर आचार्य हैं, जबकि शेष सभी जो हैं वो तीसरे शतक से संबंधित हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, देखिए प्रयाग नारायण त्रिपाठी, यहाँ पे प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, फिर है नंद किशोर आचार्य, ये चौथे शतक से संबंधित हो गए। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी और कीर्ति चौधरी, देखिए ये सभी तीनों तीसरे शतक से संबंधित हैं। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथे शतक के अंतर्गत आती हैं। चौथे शतक में संकलित कवि इस प्रकार से हैं। अवधेश कुमार हैं 1945, राजकुमार कुंभज हैं 1947, स्वदेश भारती हैं 1939, नंद किशोर आचार्य हैं 1945, सुमन राजे 1938, श्री राम वर्मा 1935 और राजेंद्र किशोर हैं 1943। अगले क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, पूछा आपसे। कौन सा कथन गलत है? इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। क्या है कि इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें कविता के शिल्प की विषय वस्तु से अलग माना गया है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, यही कथन आपका गलत है। बी ऑप्शन आपका ठीक आएगा। अगला है, इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन में मूल मुक्त विस्तार में है। तो ठीक है, इसमें ए, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जबकि बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। उक्त कथन प्रयोगवादी कविता से के संबंध में गलत है। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम भी उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन में मुक्त विचार में। उक्त तीनों कथन प्रयोगवादी कविता के संबंध में सही कथन है। ठीक है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। तो देखिए प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति है। क्या आएगा? दर्शन से मुक्ति आएगा। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञे जी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को, देखिए, बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद का प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं। देखिए प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों की निरूपण और भाषा का प्रयोग। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है, पूछा आपसे। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नेमिचंद्र जैन। तो देखिए तार सप्तक में संबंधित शामिल कौन नहीं थे? तो नरेंद्र शर्मा नहीं थे। कौन नहीं थे? नरेंद्र शर्मा नहीं थे। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और नेमिचंद्र जैन तीनों किससे संबंधित थे? ये तार सप्तक से संबंधित थे। देखिए यहाँ पे आए आपके 4 कवि, मैं चारों कवियों के जन्म वर्ष आपको बता देती हूँ। प्रभाकर माचवे हैं 1917, रामविलास शर्मा 1912, नेमिचंद्र जैन 1919 और नरेंद्र शर्मा हैं सन 1913 को। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करते हुए चलेंगे। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक कवियों में शामिल नहीं हैं, बल्कि प्रेम और मस्ती के काव्य, मतलब व्यक्तिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। किसके कवि हैं ये? प्रेम और मस्ती के काव्य के अंतर्गत ये आते हैं। इनकी रचनाएं हैं पलाशवन इनकी रचना है जो 1941 की है, प्रभात फेरी है जो 1938 की है, प्रवासी के गीत 1939 की रचना है, मिट्टी और फूल 1943 की रचना है, हंसमाला 1946 की रचना है, रक्त चंदन इनकी 1948 की रचना है,
प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमित चंद्र जैन तीनों तार सप्तक से संबंधित हैं। देखिए जितनी भी मैं रचनाएं बता रही हूँ आपको, चाहे वीडियो को रोक रोक कर आप लिख कर याद करें, लेकिन रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से है? से नहीं है पूछा आपसे। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो किसका नहीं है? स्वच्छंदतावाद का नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता किसमें आती है? तो स्वच्छंदतावाद छायावाद के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? छायावाद का संबंध होता है किससे? स्वच्छंदतावाद से। मनोविश्लेषणवाद किसका है? फ्राइड का है। अस्तित्ववाद किससे संबंधित है? तो अज्ञे जी से संबंधित है। और कलावाद, तो प्रयोगवाद से संबंधित कौन कौन है? मनोविश्लेषणवाद भी है, अस्तित्ववाद भी है और कलावाद भी है, जबकि स्वच्छंदतावाद नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद किससे संबंधित है? छायावाद से संबंधित है। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? देखिए रूप तरंग है वो किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। किसका है? रामविलास शर्मा जी का काव्य संग्रह है रूप तरंग। ठीक है, रूप तरंग रामविलास शर्मा जी का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा जी के अन्य काव्य संग्रह हैं सदियों से सोए हुए, जाग उठे 1988। अन्य काव्य संग्रह किसका है? ये रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, किसका है? रामविलास शर्मा जी का अन्य एक काव्य संग्रह है। कौन सा? सदियों के सोए जाग उठे, ये 1988 का है। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं: युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, आलोक और परलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1983, हे मेरी तुम 1981 और मार प्यार की थापे 1981 की रचना है। सभी रचनाएं आप लिखकर याद करेंगे। निम्न में से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? दूसरे सप्तक में शामिल कौन नहीं है? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। तो कौन नहीं है? कुंवर नारायण नहीं है, क्योंकि कुंवर नारायण तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। कुंवर नारायण किससे संबंधित हैं? तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पे आए हैं आपके 4 कवि। कुंवर नारायण 1927 का जन्म वर्ष, धर्मवीर भारती 26, नरेश मेहता 22 और शमशेर बहादुर सिंह 1911 है। देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। कुंवर नारायण दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, ये तीसरे सप्तक 1959 के कवि हैं। इस सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्सायन 1922, विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1934 और कीर्ति चौधरी 1934 है। दूसरे सप्तक 1951 के कवियों में है शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922, हरि नारायण घनश्याम व्यास 1924, नरेश मेहता 1922, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर साय 1929 के कवि हैं ये। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? यहाँ से देखो कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर और आंगन के पार द्वार। तो यहाँ से देखो इनका काव्य संग्रह नहीं है। किसका नहीं है? अज्ञे जी का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? यहाँ से देखो नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो 1983 की रचना है और किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। यहाँ से देखो किसकी कृति है? केदारनाथ सिंह की कृति है। यहाँ से देखो 1983 की कृति है और किसकी है? अज्ञे की नहीं है, ये केदारनाथ सिंह की है। अन्य कृतियाँ हैं इनकी, अभी बिल्कुल अभी 1960 की है, जमीन पक रही 1980 की है, अकाल में सारस 1988 है, टोल्स्टॉय और साइकिल 2005 की है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 की है, बाग इनकी 1996 जो कि एक लंबी कविता है, जबकि कितनी नावों में कितनी बार 1967 की रचना है, हरी घास पर क्षण भर 1949 की रचना है और आंगन के पार द्वार 1961 की रचना है। और किन की है? अज्ञे जी की कृतियाँ हैं ये। कितनी नावों में कितनी बार 1967, हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार सन 1961 की रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। किसकी है नदी के द्वीप? अज्ञे जी की रचना है। देखिए
मैथिली शरण गुप्त आ रहे हैं यहाँ पे, इनका 1886 का जन्म है। कब का है? सन 1886। निराला जी का जन्म सन 1897 है। अज्ञे जी 1911 और नागार्जुन जी का जन्म भी 1911 है। ठीक है। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। नदी के द्वीप किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। और नदी का द्वीप कब का है? तो इनकी रचना चलिए देखते हैं आगे। नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे के अन्य रचना है चिंता 1942, भग्नदूत 1933, हरी घास पर क्षणभर 1949, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, आंगन के पारद्वार 1961 और इत्तलम उनकी 1946 की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं इस प्रकार से हैं। जयद्रथवध 1910, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952 और भारत भारती 1912। देखिए, भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किनको? मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी के द्वारा भारत भारती के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। निराला की रचना है अनामिका। अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 को निकला था और द्वितीय संस्करण 1938 को निकला था। परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। देखिए, आगे रचना है इनकी नए पत्ते 1946, अणिमा इनकी 1943, गीतगुंज 1958, आराधना 1953 और बेला इनकी 1943 की रचना है। देखिए, नागार्जुन की रचनाएं हैं अगाल और उसके बाद इनकी एक लंबी कविता है बादल को गिरते देखा है और कालिदास इनकी कविताएं हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 873। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन सी हैं? जादू नहीं, कविता और 7 भाइयों के बीच चंपा। क्या है? जादू नहीं, कविता और 7 भाइयों के बीच चंपा। ये किसकी रचना है? ये कवियत्री है कात्यायनी जी, उनकी रचना है। आमने सामने क्या आएगा? आमने सामने नहीं आएगा, अपने सामने और आत्मजयी ये किसकी हैं? कुंवर नारायण जी की कृति हैं। सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ ये किसकी हैं? नागार्जुन की हैं। एक सोनी नाव और जंगल का दर्द ये किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। एक सोनी नाव 1966 की कृति है इनकी और जंगल का दर्द 1976 की कृति हैं और ये दोनों ही किसकी हैं? दोनों ही कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन की व्याख्या। एक सोनी नाव और जंगल का दर्द। एक सोनी नाव कब की है? 66 की। और जंगल का दर्द 1976 की रचना है और किनकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। देखिए, जादू नहीं, कविता ये 2002 की कृति है और 7 भाइयों की बीच चंपा ये 1994 की कृति है और किनकी है? ये दोनों कात्यायनी जी की हैं। और कात्यायनी क्या है? एक कवियत्री है। और देखिए, जो 7 भाइयों के बीच चंपा है इसका 1994 जो पंचकुला हरियाणा है वहाँ से इनका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। पूछा जाए आपसे कात्यायनी जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1959 को हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? सन 1959 को। अपने सामने और आत्मजयी दोनों किसकी रचनाएं हैं? कुंवर नारायण जी की रचनाएं। ठीक है। अपने सामने कब की है? तो सन 1979 की रचना है अपने सामने। और आत्मजयी इनकी 1965 की रचना है। और अपने सामने की कब की है? 1979 की रचना है। किनकी हैं ये दोनों? कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं। अगली है सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ। सतरंगे पंखों वाली है ये नागार्जुन की कृति है। तालाब की मछलियाँ हैं ये भी नागार्जुन की कृति है। सतरंगे पंखों वाली कब की है? देखिए, सतरंगे पंखों वाली 1959 की रचना है, जबकि तालाब की मछलियाँ सन 1975 की रचना है। और किनकी हैं दोनों? नागार्जुन की कृति हैं दोनों। नई कविता में के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? नई कविता के जो तीसरा सप्तक है उनके कवि कौन है? केदारनाथ सिंह है, महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, केदारनाथ सिंह है, ये हैं तीसरे सप्तक के कवि। महादेवी वर्मा है, ये रहस्यवाद से संबंधित हैं और ये छायावाद की शक्ति कही जाती हैं। सुमित्रा नंदन पंत है, इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। और रामकुमार वर्मा का जन्म सन 1905 में है और जबकि जो रामकुमार वर्मा हैं वो भी छायावाद के अंतर्गत आते हैं। और रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और आपको याद हो तो भगवती चरण वर्मा, ये वर्मा त्रय या लघु त्रय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किसमें? छायावाद में। छायावाद में एक वृहत त्रयी है और एक लघु त्रयी है। छायावाद में वृहत त्रयी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद निराला और सुमित्रा नंदन पंत आते हैं, जबकि
लघुत्रय के अंतर्गत महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। ठीक है, शायद आपको याद हो गया होगा, रिपीट हो गया होगा, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था। नई कविता के तीसरा शतक के कवि केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 को हुआ था। तीसरा शतक के अन्य कवि हैं कुंवर नारायण 1927, कीर्ति चौधरी 1934, मदन वात्सय 1922, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 और विजय देव नारायण शाही 1924। तीसरा शतक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ था और सभी चारों शतकों का संपादक कौन है? आज्ञे जी। अगला है 875। प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? आकाशीय कल्पना है, राजनीतिक विचारधारा का समावेश है, जनता से दूरी है और शिल्पगत चमत्कार है। तो क्या है इसमें? शिल्पगत चमत्कार है। प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है इन चारों में से, तो कौन सी है? शिल्पगत चमत्कार है। प्रयोगवाद में निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से हैं। शिल्पगत चमत्कार है, इसमें अहमवादी व्यक्तिवाद है, नग्न यथार्थवाद है, अति बौद्धिकता है, उपमानों की नवीनता है, निराशावाद है, अलंकार और छंद विधान है। अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। कौन है वो? देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से तो क्या है समाजवादी हैं और संस्कारों से क्या है व्यक्तिवादी हैं। तो वो हैं शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जी। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जी। आए हैं आपके यहाँ पे 8 कवि और मैं इन 8 कवियों का आपको जन्म वर्ष याद करवा देती हूँ। शमशेर बहादुर सिंह हैं 1911, नरेश मेहता हैं 1922, मुक्तिबोध हैं 1917, आज्ञे जी हैं 1911, त्रिलोचन हैं 1917, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, रांगे राघव 1923, धर्मवीर भारती 1926। ठीक है, प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनके विचारों में समाजवादी है और संस्कारों में व्यक्तिवादी हैं, जैसे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त पंक्तियों को लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्ष तलता पहुँचा सकूँ। तो क्या आएगा? उसकी वेदना का स्रोत आएगा इसमें। देखिए किस प्रकार से पूरा होगा। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों पर तलक पहुंचा सकूं। उक्त काव्य पंक्ति विकल्प बी, उसकी वेदना का स्रोत रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है। यह काव्य पंक्ति ब्रह्म राक्षस कविता से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता और कवि का नाम लिखिए। रेल का विस्तार, जिसमें कविता और कवि का नाम लिखना आपको। रेल का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। क्या है? रेल का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। नौका विहार, पंत जी की। अंतसलीला, आज्ञे जी। नदी के द्वीप, आज्ञे जी। और बादल राग, निराला जी की है। तो देखिए, अंतसलीला कविता है जो, और उसके कवि कौन है? आज्ञे जी। उसकी पंक्तियां हैं ये क्या हैं? रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, अंतसलीला कविता से ली गई है और किसकी पंक्तियां हैं ये? आज्ञे जी की पंक्तियां हैं। जबकि नौका विहार पंत जी की कृति है। नदी के द्वीप सन 1951 की है और कब किसकी है? आज्ञे जी की कृति है। बादल राग 1920 की है, जो निराला जी की एक लंबी कविता है। ठीक है, रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार काव्य पंक्ति के लेखक आज्ञे जी हैं। कविता अंतसलीला से उद्धृत है। कवि और कविता का नाम बताना है आपको। क्या है? कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हंसी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में भी संभल जागा। ये ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, भूल गलती मुक्तिबोध, यह दीप अकेला आज्ञे जी और कुकुर मुत्ता निराला जी। तो किससे संबंधित हैं ये? भूल गलती मुक्तिबोध से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, किससे हैं? भूल गलती जो मुक्तिबोध की रचना है उससे ली गई पंक्तियां हैं ये। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। उक्त काव्य पंक्तियाँ भूल गलती नामक कविता से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता मुक्तिबोध जी हैं।
अगला है रिक्त पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई आत्म संभावना। क्या आएगा? प्रेम अभिव्यक्ति का प्रकार, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, अखंड ज्योति दुर्निवार, निरंतर बहने वाला विचार। तो क्या आएगा इसमें? परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। क्या आएगा? खोजता हूँ पठार परम पहाड़ अभिव्यक्ति समुद्र जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभावना। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। उक्त काव्य पंक्ति विकल्प बी से मतलब परम अभिव्यक्ति अनिवार्य द्वारा स्थान की पूर्ति हो रही है। यह काव्य पंक्ति अंधेरे में कविता से उद्धृत है जिसके लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।